बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसको हम लेके चलेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये भी जो है वो 10 से 11 लेक्चर्स के अंदर टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स की मुकम्मल प्रिपरेशन जो है वो आपको करवा दूँगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पेपर की स्कीम क्या है, और फिर पेपर की स्कीम के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ चैप्टर में से कौन कौन से सवाल किस तरह से जो है वो जो पेपर सेटर है वो उठाएगा। ये सारी बातें जो है मैं आपको इन लेक्चर्स में तब तफसील के साथ बताऊंगा, और आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट जो सवाल आपने याद करने हैं शॉर्ट में, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग में, वो बताऊंगा कौन कौन से हैं और कैसे कैसे आपने करने हैं। और बुक में सारा मटेरियल जो है वो हाईलाइटेड होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कीम जो है वो इसकी किस हिसाब से होगी। मतलब इस टेंथ क्लास फिज़िक्स का पेपर जो है वो कितने कितने नंबर का किस चैप्टर में से आएगा। जैसे सबसे पहले ये एक मैंने स्कीम के लिए नोट की हुआ, इसको आप देख लें कि चैप्टर 9 और 9th में है। टेंथ वाला चैप्टर जो है वो टेंथ क्लास फिज़िक्स में आता है। तो 10 वाले चैप्टर में एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मोस्टली थ्रेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें से आता है। उसके बाद 11 वाले चैप्टर में आ जाएँ साउंड वाले में, तो उसमें एक एमसीक्यूज़ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें से लॉन्ग कोई नहीं बनता। और उसके बाद नेक्स्ट 12 वाला चैप्टर जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ होंगे, 3 शॉर्ट सवाल होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली न्यूमेरिकल होता है। तो आपने 2 लॉन्ग करने होते हैं, तो एक आपका लॉन्ग चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 इसको अच्छी तरह करने से पूरा हो जाता है। और शॉर्ट सवाल भी अगर आप देखें तो आपने कोई से 5 करने होते हैं, 8 गिवन होते हैं, तो आप इनके ही शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह कर लें तो आपके ये भी पूरे हो जाते हैं। दरमियान में से जो साउंड वाला चैप्टर है यानी 11 वाला चैप्टर, उसमें से आपको एमसीक्यू ज़रूरी करना है, और शॉर्ट सवाल जो है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है जनरल वो देख लेने हैं आपने। इस तरह से आपका जो एमसीक्यूज़ होंगे इस पोर्शन के वो भी पूरे हो जाएंगे, शॉर्ट सवाल भी पूरे हो जाएंगे और लॉन्ग सवाल भी पूरे हो जाएंगे। तो एक लॉन्ग और उसके बाद आपने करना है वो चैप्टर नंबर 13 और 14 में से हो सकता है, या फिर आप लास्ट वाले 2 चैप्टर्स अच्छी तरह लॉन्ग के लिहाज से तैयार कर लें। एमसीक्यूज़ आलमोस्ट हर चैप्टर में से है, शॉर्ट सवाल हर चैप्टर में से आने हैं। आपने सिर्फ देखना ये है कि किस चैप्टर में से ज़्यादा आ रहे हैं, और लॉन्ग और शॉर्ट किस में से आपने पूरे करने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसको ऑब्ज़र्व कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। अब अगर आपने करने हैं तो वो आपके चैप्टर नंबर 10 और 12 में से एक बनेगा, 13 और 14 में से दूसरा बनेगा। कोई से 2 आपने करने होते हैं। अगर आपके ये 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं तो नेक्स्ट वाले जो लॉन्ग में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मतलब नहीं दूसरा करना चाह रहे, पहला नहीं करना चाह रहे, तो आप लास्ट वाला कर लें, 17 और 18 वाला जो आपको ईजी लगता है। लॉन्ग आपने इस तरह से 18 नंबर लॉन्ग के पूरे कर लेने, कोई से 4 चैप्टर अच्छी तरह तैयार करके। शॉर्ट सवाल जो हैं वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से हैं, तो 3 चैप्टर्स का एक सेट बनता है। 3 चैप्टर में से एक एक सवाल शॉर्ट का बनना है, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी आपके पास। अब आप देख लें कोई से 2 अच्छे जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह शॉर्ट के लिए हाथ से तैयार कर लें, एक में से चॉइस आप छोड़ सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट वाले सवाल में जो 3 चैप्टर्स आएंगे उनमें से 2 अच्छी तरह शॉर्ट की तैयार कर लें, एक को चॉइस पे छोड़ सकते हैं। उससे आगे वाले 3 में से भी एक सवाल शॉर्ट का बनना है, उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, और आप कोई सा एक जो है वो शॉर्ट के लिए हाथ से छोड़ सकते हैं। एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में से एक आना है, तो उसमें से आप कोई नहीं छोड़ सकते। कुछ में से 2 हैं, ज़्यादा में से एक हैं। अब मैं दोबारा बता दूं, इसकी सारी स्कीम के 12 एमसीक्यूज़ होंगे, जो 9 चैप्टर्स में से बनेंगे, और आलमोस्ट हर चैप्टर में से वो एमसीक्यूज़ बनेंगे। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ जो हैं वो मोस्टली आते हैं, वो अच्छी तरह आपको आने चाहिए। शॉर्ट सवाल जो 3 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट सवाल के, उसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पहले 3 चैप्टर में से बनता है, उससे अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो अगले 3 में से बनेगा, और उससे अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो अगले 3 में से बनेगा। इस तरह से 9 चैप्टर भी पूरे हो जाएंगे, 3 शॉर्ट सवाल भी पूरे हो जाएंगे। और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है, मतलब हर क्वेश्चन जो जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 8 उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज़ के हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाने हैं, और 15 2 30 नंबर के शॉर्ट सवाल बन जाएंगे। और उसके बाद लॉन्ग सवाल के 18 नंबर बनने हैं, 4 और 5 का कम्बिनेशन है। एक लॉन्ग सवाल 4 का होगा, एक 5 का, ए बी पार्ट। आपके कोई से 2 आप करें तो 18 नंबर वो डाल के आपके 60 नंबर पूरे हो जाते हैं। स्कीम मैंने आपके सामने रख दी है, अगर आप इसको अच्छी तरह से स्कीम के मुताबिक तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा।
आपको कम मेहनत करके आप जो है वो पूरे नंबर आसानी से हासिल कर सकेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 से 3 शॉर्ट सवाल आएंगे, एक लॉन्ग सवाल आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसलिए आपको इसे अच्छी तरह तैयार करना है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट में आएंगे, कौन कौन से लॉन्ग में, कौन कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ से आप याद रख लें, ये चैप्टर की हेडिंग के मतलब है कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। बॉडी सेट टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ आर टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटिंग की तारीफ है। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। एक मतलब वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं। और एक स्पेशल किस्म की जो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन होती है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपने यहाँ से याद रखनी, वाइब्रेटिंग की तारीफ। अ बॉडी सेट टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग सवाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। एक पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो वेव एक्वेशन जो है V=F लैम्डा, वो इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके पास जो है रिपल टैंक का एक सवाल लॉन्ग में आ सकता है और एक सवाल वैसे लॉन्ग का वेव वाला भी बन सकता है। तो इस तरह से 4 लॉन्ग सवाल हैं, उसमें से फिर शॉर्ट भी आ जाने, कुछ 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने इन चारों को जो है वो अच्छी तरह तैयार करना है, उसमें आपके शॉर्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इसमें एक एग्जांपल आपके पास स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस जो है, इसकी मोशन अगर हम इसको डिस्प्लेस करवाएं यहाँ तक, तो इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इधर एक मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ, इसमें फोर्स भी 0 है। हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और इसको इस एक्स तक डिस्प्लेस करवाते हैं। एक्स डिस्प्लेस करवाया हुआ इस जगह पे, और यहाँ पे जब हम इसको लेके जाते हैं तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से आ जाती है, एफ, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींचती है और जिससे ये पीछे की तरफ हरकत शुरू कर देता है। और फिर स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे सेंटर में रुक नहीं सकता, इसमें इनर्शिया होता है जो इसको अपनी हरकत जारी रखने पे मजबूर करता है और फिर ये अंदर वाली साइड पे मूव कर जाता है। और यहाँ पे फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है जो इसको दोबारा इधर को मूव करवाती है। इस तरह ये जो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस होता है, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। हम जानते हैं कि ट्रू और फ्रो मोशन जो है वो वाइब्रेटिंग भी है, और वाइब्रेटिंग की आगे किस्म एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो अब इसकी तफसील को आप देख लें। फिगर्स आपने साथ बनानी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ लिखनी है। क्वेश्चन ये होगा कि आप साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग, prove that the motion of a mass which is attached to the spring is simple harmonic motion। ठीक है, तो उसको प्रूव आपने करना है। आप हेडिंग लिखेंगे, आप यहाँ से जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर स्प्रिंग को दबाया जाए या खींचा जाए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अगर हम इस स्प्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से दबाएं या खींचें, ठीक है, तो ये एक्सर्ट करता है एक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एक्स के माइनस एक्स के, यानी वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन होगा। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स बन जाएगा और के की वैल्यू माइनस एफ ओवर एक्स है। के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मुख्तलिफ स्प्रिंगों के लिए के की कीमत मुख्तलिफ होगी। ठीक है, उसके बाद एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है हमने, फोर्स और एक्सेलेरेशन का रिलेशन। तो उसमें एफ इज़ इक्वल टू एम ए के बराबर होता है और यहाँ से आपने एफ़ की कीमत यहाँ पे के वाले फार्मूले में पुट कर देनी है, माइनस एम ए ओवर एक्स। और अगर हम ए लें तो ये आपका ऊपर जाके के एक्स ओवर एम आएगा। अब आप देखें कि इसमें जितना भी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। के और एम कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मैस यानी जो स्प्रिंग के साथ बांधना है आपने वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेट करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, और एक्सेलरेशन की सम्मत ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो एक ये तारीफ भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में
जो एक्सेलेरेशन है वो जिस्म में जो पैदा होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और एक्सेलेरेशन की सिमत हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये एक कंडीशन थी जिससे हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी तरह नेक्स्ट इसको आप मतलब देख लें, उसमें उसने बताया फिर इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स का पहले जिक्र आया था। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उस जिस्म को मीन पोजीशन की तरफ पुल करती है या पुश करती है, खींचती है या दबाती है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। ये ज़ाहिर करता है कि एक्सेलेरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो इसमें आगे इसने वजाहत की है सारी कि आपके पास जब इनिशियली द मास एम इज़ एट रेस्ट मीन पोजीशन ओ पे ऊपर होगा। ये तीनों वाली पहली फिगर्स जो हैं ये तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि आप देखें कि आपके पास जो मास जो मास स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है वो इनिशियली एट रेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो है, उसमें कोई फोर्स लग नहीं रही। जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और उसे डिस्प्लेस करवाते हैं यहाँ तक, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, वो मेन पोजीशन पे रुक नहीं पाता इनर्शिया की वजह से, ठीक है, आगे मूव कर जाता है। और फिर रिस्टोरिंग फोर्स आती है जिससे इसकी जो है वो हरकत जारी रहती है, ठीक है। और इसमें एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और उसकी समत हमेशा जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और मेन पोजीशन के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके मतलब, यही सारी बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि ए पोजीशन बी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो मेन पोजीशन है वहाँ पे मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी मोशन है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी दोनों ज़ीरो होंगी। तो यहाँ से आप कह लें दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मास कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन ओ। Such motion of mass attached to a spring on horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion। और इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल सारे इससे सॉल्व होने कि अगर स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मास है तो उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2πm/k√2 यूज़ करेंगे। उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम है, इसमें एक बाउल लिया, उसके अंदर बॉल फेंकी, ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, उसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर की तरफ अमल कर रही है। यहाँ से जब हम छोड़ते हैं तो ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुक नहीं पाता, आगे चला जाता है, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये आगे पीछे जो है वो अपनी हरकत जारी रखता है, जिससे हम कह सकते हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है इसकी मोशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्प्रिंग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपको समझना होगा। इसमें आपने एक रस्सी लेनी है, मतलब एक थ्रेड ले लेनी है, उसके साथ मास एम बांध लेना है, उसका वेट mg जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा, टेंशन T रस्सी के ऊपर की तरफ अमल कर रही होगी। अब हम इसको जो है वो डिस्प्लेस करवाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं ए पोजीशन के ऊपर, और यहाँ से हम रिलीज़ करने से पहले देखते हैं कि इसका वज़न mg ये था, इसके दो कंपोनेंट लिए। वज़न एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके दो कंपोनेंट बनाए, एक mg कॉज ऑफ थीटा बनाया, एक mg साइन ऑफ थीटा। 9th क्लास में वेक्टर की रेजोल्यूशन पढ़ी थी, उसमें उसको हिस्सों में वेक्टर को उसके हिस्सों में तोड़ते थे। अब ये वेट था, उसके दो हिस्से बनाए, कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला। अब कॉस थीटा और टेंशन T दोनों एक दूसरे के अपोजिट अमल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के असल को ज़ाइल कर देते हैं, और सिर्फ mg साइन ऑफ थीटा की वजह से ये वाला जो वेट का कंपोनेंट है वो इसको इस साइड पे मूव करवाता है। यहाँ पे इनर्शिया की वजह से ये रुक नहीं पाती, बॉल आगे चली जाती है, और यहाँ पे फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैक मूव करती है। रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ये जिस्म जो है वो अपनी हरकत बार बार जारी रखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ सारा मटेरियल वही है, बताया यही हुआ है कि उसके वेट है, वेट और टेंशन दो है चीज़ें हैं इसमें। वेट का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो टेंशन को ज़ाइल कर देता है, ठीक है। ओ पोजीशन के ऊपर जो है वो इसकी मीन पोजीशन है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इनर्शिया की वजह से ही वहाँ पे रुक नहीं पाता। तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2πl/g√2 होगा, ठीक है। स्प्रिंग वाले में m/k है, यहाँ पे l/g, l लेंथ ऑफ द थ्रेड है, यानी रस्सी की लंबाई है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ ये भी आप लिख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, F = -kx।
फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, और जितना ज़्यादा आप उसको डिस्प्लेस करवाते हैं उतनी ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ये बात यहाँ पे आती है। और ये एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ मीन पोजीशन, जब एक जिस्म मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन करता है, सच दैट इट्स एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें एक्सेलेरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्स के होता है, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन माइनस एक्स, एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलेरेशन की जो सिमत है वो भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो इस तरह से आप दो तारीफ़ें लिख सकते हैं, दोनों तारीफ़ों में आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी सेंटर मीन पोजीशन की तरफ अमल करेगी, एक्सेलेरेशन जो है वो भी मीन पोजीशन की तरफ अमल करेगा, ठीक है, और जो एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। तो इस तरह से दोनों तारीफ़ें इसकी लिख सकते हैं। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन समराइज्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं चारों। ये एक्सरसाइज में लॉन्ग सवाल भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के 4 फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जब एक जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन, उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की कीमत होगी उतना ज़्यादा एक्सेलेरेशन की कीमत होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब कीमत है, ठीक है। और उसके बाद इट्स वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, और जब भी जिस्म जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी। अब ये कुछ शॉर्ट सवाल हैं कि वाइब्रेशन की तारीफ़ आ सकती है शॉर्ट में, टाइम पीरियड की तारीफ़ आ सकती है, फ्रीक्वेंसी की आ सकती है, और एम्पलीट्यूड की आ सकती है। तो वाइब्रेशन जो है वो एक मुकम्मल चक्कर को कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। और टाइम पीरियड ये है कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी की तारीफ़ ये है कि एक सेकंड में अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो एक सेकंड में जितने वो वाइब्रेशन कंप्लीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होंगी। और एम्पलीट्यूड वो दरमियानी डिस्प्लेसमेंट होता है जो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान होता है, दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये शॉर्ट में चारों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्प्ड मतलब रेजिस्टिव ऑसिलेशन होती है, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी जब एक जिस्म रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है तो उसकी मोशन जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती है। वेव मोशन, वेव की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव की टाइप्स दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैकेनिकल वेव में जो आगे उसकी टाइप्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव की तारीफ मैंने हाईलाइट की है कि वेव किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस को कहते हैं। ये है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी वेव किसी मीडियम के अंदर पैदाशुदा खलल होता है जिससे उस मीडियम के ज़रात जो होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। उसके बाद वेव की दो किस्में हैं मेन, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, जैसे साउंड वेव्स, कमरा बंद कर दें तो आवाज़ बाहर नहीं जाती। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल रेडियो वेव्स है, टेलीविज़न वेव्स हैं, ठीक है, एक्सरेज वगैरह हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव्स। आप उनकी तारीफ़ अच्छी तरह कर लें। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पे तारीफ़ हाईलाइट है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी जिस सिमत में वेव प्रोपोगेट गुजर रही होती है उसी सिमत में पार्टिकल का आगे और पीछे की तरफ हरकत करना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स है,
जी। तो उसके बाद मैंने आपको बता रहा था कि आपके पास जो है वो डैम्प जी। तो रिपल टैंक सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर बात हो रही थी कि ट्रांसवर्स वेव्स में जो प्रोपोगेट कर रही वेव जो प्रोपोगेट कर रही होती है उसके ऊपर मीडियम के ज़रात की जो मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर ये देखें वेव इस तरह से बन रही होगी तो मीडियम के ज़रात इस तरह ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये आपने हाईलाइट कर लिए, मैंने कर दिया, ये आपने याद कर लेनी। वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव जो है वो एनर्जी कैरी करते हैं। ये आपने लॉन्ग सवाल आ सकता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है कि वेव जब डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम होती है, ठीक है, और फिर वो जो है पार्टिकल वेव जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उसके लिए आपने ये वाली एक्टिविटी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। एक एक्टिविटी में उसने क्या किया, एक कार्क लिया हुआ है, उसको पानी की सतह के ऊपर रखा है, एक साइड पे उसने पत्थर फेंका, उससे नतीजे में वेव पैदा हुई। वेव जब आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है तो प्रोपोगेट करते हुए उस कार्क से टकराती है तो कार को ऊपर नीचे एंड आगे की तरफ मूव करवाती है। उसकी मोशन कार की ये साबित करती है कि वेव ने उसके ऊपर एनर्जी लगाई, जिसके नतीजे में वो जो है वो कार्क मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वेव जो है कैरियर ऑफ एनर्जी है। अब रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी। रिलेशनशिप बनाना है एक मतलब स्पीड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। वो कहता है कि वेव जो है वो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम होती है, तो जो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो उस वजह से उस मीडियम के जो वेव पास कर रही है तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, ठीक है। इफ़ टाइम टेकन बाय द वेव एंड मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, अगर वो टाइम टेकन ले रही है एक जगह से दूसरी जगह तो उसका टाइम पीरियड बन जाएगा। तो फिर उसका जो वेव जो गुजर रही है तो फिर उसकी वेव लेंथ बनेगी। तो वेव की लेंथ जो है वो लेमडा के बराबर है, तो लेमडा ओवर टी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डी ओवर टी को, और टी जो है वो 1/f के बराबर है, तो 1/t इज इक्वल टू एफ होगा, तो वी इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ लेमडा। इस तरह से आप इस रिलेशन को साबित कर सकते हैं। उसके बाद रिपल टैंक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके शॉर्ट तीन इसमें आते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की तीनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है। रिपल टैंक इटसेल्फ लॉन्ग सवाल बन सकता है। रिपल टैंक क्या है कि पानी की सतह के ऊपर पैदा करने वाली वेव, पानी की सतह के ऊपर वेव पैदा करने वाला एक आला है, और ये मुश्तमिल होता है एक ग्लास, रेक्टेंगल ग्लास की एक मतलब इसमें ट्यूब होती है, रेक्टेंगल ग्लास से बनी हुई है, कि इसमें वो कह लें आपके बनी होती ट्यूब, उसके ऊपर जो है पानी होता है, पानी के ऊपर एक मोटर लगी होती है, मोटर के साथ लकड़ी का एक तख्ता नस्ब होता है, और एक बल्ब यहाँ पे लगा होता है, और इसके नीचे जो है वो यहाँ पे उस वेव का अक्स लिया जाता है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं तो ये वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेट करता है, वो पानी की सतह के ऊपर लकड़ी को बार बार मूव करवाता है, तो उसके नतीजे में वाटर वेव पैदा होती हैं। फिर उनका अक्स स्लाइड की मदद से इस पेज के ऊपर उतार लिया जाता है, फिर उसकी जो डिटेल हम देख सकते हैं। क्रस्ट और ट्रफ जो वेव का हिस्सा होता है वो उसके ये ब्राइट और ये वाला जो हिस्सा है वो क्रस्ट को ज़ाहिर करता है पहला, फिर उसके बाद ट्रफ है। क्रस्ट किसी वेव का ऊपरी हिस्से को क्रस्ट कहते हैं और किसी वेव के नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो ऊपर वाले मीडियम के ज़रात होंगे वो क्रस्ट हैं और नीचे वाले ट्रफ हैं। ये शॉर्ट में आ सकता है क्रस्ट और ट्रफ का फ़र्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट किसी वेव के ऊपरी हिस्से को कहते हैं और ट्रफ किसी वेव के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। उसके बाद ये तीन तारीफ़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स यहाँ से है कि जब किसी मीडियम से जो वेव पैदा होकर निकलती हैं तो किसी मीडियम दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं तो पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो सेम रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। इसी तरह जो आपके पास है रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन की तारीफ आती है। तो रिफ्रैक्शन की ये फिगर बनी हुई है। रिफ्रैक्शन में होता है कि एक मीडियम वेव आ रही है, मीडियम के साथ टकराती है, टकराने के बाद अपनी असल सिमत से परे हट जाती है, तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपने करना है रिफ्रैक्शन
विच इज़ डिफाइन एज, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन होगी, ये इसकी डेफिनेशन होगी। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर इन द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज। इसमें भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन की तारीफ आ जाती है। तो डिफ्रैक्शन ये है कि अगर किसी वेव के रास्ते में इस तरह की एक स्लट रख दी जाए जिसके दरमियान में सुराख हो, तो वो वेव जो है उसके किनारों के गिर्द मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है या फैल जाती है, तो इसको डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव कहते हैं। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये तीनों तारीफ़ें शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने अच्छी तरह कर लेनी है। उसके बाद हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। समरी में आलमोस्ट वो सारी चीज़ें पहले हो गई हैं। तो पहला जो है, इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसमें रिमेन द सेम आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ कर लेंगे क्योंकि आपके लेवल पे जो है वो कंसेप्चुअल सवाल नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट वही आएंगे एज इट इज़ ही। तो आपने ये वाला हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी है, इनको हाईलाइट कर लेना, ये याद इनको टिक कर लेना, फिर इसको याद कर लेना। वेव ट्रांसफ़र, इसमें एनर्जी आता है, वेव ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को। इसमें जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा कि यानी ये सारे ज़रिए हैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने के। उसके बाद वैक्यूम के अंदर स्पीड जो है वो वेव्स की हमेशा सेम रहती है। उसके बाद इसमें 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये न्यूमेरिकल टाइप एक सवाल है, फार्मूले से सॉल्व होगा, तो आप बेहतर है इसका जो है ये आंसर याद रख लें। तो ये वाला जो है एम्पलीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है वेव का। बाकी चीज़ें v = f लैम्डा तीनों आती हैं। तो ये तीन चीज़ें आपने हाईलाइट कर देनी है यहाँ से। तो ये शॉर्ट सवाल ऑलमोस्ट सारे हो गए। आपको इस चैप्टर में रिव्यू सवाल वही सारे हैं, कंसेप्चुअल सवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो जो फार्मूले मैंने बताए, टाइम पीरियड t = 2πL/g, t = 2πm/k, v = f लैम्डा, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने। वैसे इस चैप्टर में से ज़्यादा चांस हैं कि थ्योरेटिकल सवाल आपका है। और थ्योरेटिकल सवाल दोबारा सुन लें कौन कौन से हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें और साबित करें कि मैथ के साथ स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैथ की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम की तारीफ़ और उसकी मोशन साबित करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। 2 लॉन्ग ये हो गए। उसके बाद v = f लैम्डा साबित करेंगे इक्वेशन को। ये तीसरा लॉन्ग है। रिपल टैंक का एक लॉन्ग आ सकता है और वेव विद द कैरियर ऑफ एनर्जी 5वां लॉन्ग आ सकता है। ये 5 लॉन्ग है। उसके बाद इसमें शॉर्ट जो हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, कौन कौन सी डेफिनेशन कैसे कैसे आपने करनी है, तो वो सारे शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आपको ये सारे चैप्टर की समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, मैं आपको इमीडिएट बेसिस पर उसका रिस्पॉन्स करूँगा।